साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों, नगर सैनिक जवानों, गृह रक्षा बल को, गृह रक्षा वाहिनी को, जो भी (1860) का 45वां धारा 21 लोक सेवक है, उन सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस बात को ज़्यादा ध्यान में रखना। पूरे भारत में 28-30 प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, पर कोई भी मुख्यमंत्री प्रदेशों का कोई ये अपनी विधानसभा में कोई भी ये पास ना करे कि वे होमगार्ड की समस्या जटिल है, गृह रक्षा बल की जटिल है, नगर सैनिक समस्या की जटिल समस्या है। तो अगर कोई भी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले तो हम ये कहते थे भाई कांग्रेस, सर कहते भी थे, किया भी है कुर्सी के लालच पर, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये अब अपनी प्रदेशों में विधानसभा में होमगार्ड के बारे में आईपीसी 1860 का 21 धारा 21 लोक सेवक पर संशोधन करवा सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि भाई ये गैर संवैधानिक है, और ये रक्षा बल भी है, गृह रक्षा बल भी है। तो इनको जो है केंद्र में संशोधन किया जाए, अगर इनको भी कोई ना कोई परमानेंट संस्था या रोजगार दिया जाए, स्वयंसेवक शब्द समाप्त किया जाए। परंतु हमने हाथ जोड़ के प्रत्येक मुख्यमंत्री को कहा, और जहाँ तक मेरा आशा है तो हम फिर दोबारा करेंगे माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, अपने उत्तर प्रदेश से ये होमगार्ड की जटिल समस्या स्वयंसेवक शब्द की है। दूसरा, इनको 5, 7, 10 साल नौकरी करके जिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी, RK पुरम, जयसिंह रोड पर भाग, कोई भी नहीं सुनता। आज़ाद भारत में ऐसा क्या हो गया, गैर संवैधानिक तो क्या हमारी कहीं सुनाई होगी? न कोर्ट में हो रही, न रोड पे हो रही, कहीं भी किसी प्रकार की। हम बंधुआ मजदूर हैं, अपनी दुखी गाथा किसको कहें? क्या हमें वोट गिराने का अधिकार है? क्या हम वोट नहीं दे रहे? हमारे 6 लाख का परिवार लगाए तो कितना बड़ा है। लेकिन कोई भी माननीय मुख्यमंत्री, हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ, किसी में तो ऐसा आए, दया दृष्टि आए। अरे इन अधिकारियों के बारे में तो मैं कह के तंग आ लिया, जो SSO बने बैठे हैं, जिला कमांडेंट बैठे हैं, पुलिस पे इनके ऊपर बैठी है, वो जो भी हो रहा है, ये सब आपको ये भी बताया जाएगा। ये हमारे स्टेट की सरकार से मिले हुए हैं। कौन मिले हुए हैं? जितने भी IPS अफसर बैठा रखे हैं, वो सारे उसके कहने से काम करते हैं, जो भी है। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सभी मुख्यमंत्रियों से, अब अपनी विधानसभा में पास किया जाए कि भाई इनने 80 साल से गुलाम में भोग रहे हैं, गलत काम भी करवाना पड़ रहा है, हमें सफाई करवानी पड़े, इनकी लेटरिन साफ करनी पड़े। हम एक अर्धसैनिक बल थे, और 1946 में हमारे साथ अंग्रेजों ने मिलकर क्या किया उसके बारे में भी हम बताएंगे। पर आज मेरा पहला यही सवाल है, कोई भी माननीय मुख्यमंत्री। दूसरा है उत्तराखंड, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ कर सकता है। उन्होंने खुल के 1 साल में 12 दिन की छुट्टी कैजुअल की स्वीकृति करी, सबको प्राप्त होगा। लेकिन दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री कह रहा है 12 दिन तो बहुत ज़्यादा दे दिए, हम तो 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं दे सकते। 1 घंटे में इनको खाना भी नहीं खाने दें। हम तो ये चाहते हैं, कुछ माननीय मुख्यमंत्री, कुछ जिला अधिकारी ऐसे चाहते हैं, कुछ पुलिस अधिकारी है, अगर 1 घंटे में तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा।
हम तो ये जिंदे चले जाते हैं, हमें इस बात का दुख है, ये जिंदे जाते हैं अपने घर तो हम बहुत दुख होते हैं। हम तो सोचते हैं अगर ये मरे निकले और भर्ती करें तो उसमें भी हमें भर्ती करने में भी हमें तो फ़ायदा होगा, भर्ती में भी हम 5-7 लाख लेंगे क्योंकि वेतन बढ़ गया। हमें तो ये स्वयंसेवक बना दिए थे, हमें तो स्वयंसेवक बनाए थे, पर वेतन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो उसमें भी जलन हो रही है, जलन। खास तौर पर पुलिस अधिकारियों की जलन हो रही है, होमगार्ड के अधिकारियों की जलन हो रही है। अब ये तो भाई अब तनख्वाह ले रहे हैं तो इनको मान लो 30,000 मिलते तो 15,000 तो हमारे ही हैं, तो ऐसे आस करे बैठे हैं। साथियों, ये बहुत गलत चल रहा है भारत के अंदर। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप इस देश के मालिक हो और हमने आपका तन मन धन और समय देखकर यहाँ तीसरी बार कुर्सी दिया। जब घोड़ा तंग से तंग आकर तंग गले में घुस गया, और हमारे भी आत्मा की कोई दुआ है। और जिसने 1966 में महात्मा और सन्यासी वो मरवाए थे, वो भी एक आत्मा की दुखी थे, और हम भी एक आत्मा से दुखी हैं। अगर हमारा आपने माननीय संसद द्वारा विधेयक पास करके और कुछ किया तो ठीक है ना। आपको भी मैं ऐसा लग रहा है ये देश में ऐसे ऐसे आदमी हैं, और आप कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या पढ़ाएं? पढ़ के भी होमगार्ड में भर्ती हो रही है उनकी। एक बार बात तो सुनो, बस वो भी बेचारी ये कहती है झूठा नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बार तो महिला होमगार्ड जवानों से, गृह रक्षक जवानों से आप हाथ जोड़ के विनती है, बात तो करके देखो। और साथियों, जो जो भी ये वीडियो सुने कृपया करके पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, ताकि हमारी आवाज़ बहुत अच्छी उठे। ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। चैनल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, जैसे भी जाए आवाज़ हमारी सरकार के पास जाए। तो साथियों, आज मैं कहना चाह रहा हूँ दोनों सरकारों से, ख़ास तौर पर स्टेट सरकार, क्यों इनको तो मोटे पैसे मिल रहे हैं, वो भी नहीं करेंगे। मोटे पैसे मिलेंगे तो क्यों करेंगे? कोई भी 80 साल से किसी भी माननीय मुख्यमंत्री को अपनी विधानसभा में इस समस्या के बारे में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। अब माननीय केजरीवाल ने कुछ किया है तो वो अपने वोटों के लालच में किया है। तो माननीय नायब साहब हरियाणा के जो हैं मुख्यमंत्री, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय आसाम से जो मुख्यमंत्री है वो भी शायद कुछ आगे बढ़ सकता है। बाकी मुख्यमंत्री तो ऐसे ही हैं जैसे हम हैं, लेकिन इनसे अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, कोई तो माननीय मुख्यमंत्री आगे बढ़े। अगर होमगार्ड की समस्या, गृह रक्षा बल थे, ये अर्धसैनिक बल थे, कहाँ अंग्रेज़ों का वो हुआ वो हम आज बताएंगे। और कहाँ अंग्रेज़ों ने जब 1949 में जब ये परेड का देखा, पहली सलामी ली लॉर्ड माउंटबेटन ने, जब क्या शब्द कहे थे, वो शब्द से उनका रूम रूम खड़ा हो गया। उनने कहा कि इस भटानगर सेना की जो ट्रेनिंग नागपुर में हुआ, इनको तो जड़ से ख़त्म किया जाए। ये लॉर्ड माउंटबेटन का था। जब उसने देखा तो उसने ऊपर से तो बहुत बड़ाई करी। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले बार ये देखा है सलामी ली है इतनी चुस्त, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, अंग्रेज़ तो सोच रहे थे भारत को लूटा कैसा जाए, भारत में 2 भाग कैसे बने, पाकिस्तान कैसे बने, और यहाँ से लूट के हम कितना ले जाए। तो वो तो चाह रहा था तबाह करना, पर ऊपर भगवान बैठा है, वो भी करने वाला दाता है। तो साथियों, आज ये शायद ये वीडियो तो ख़त्म होने वाली है, पर हम आपको कुछ थोड़ी बहुत ही बता पाएंगे, कल फिर बताएंगे। संसद अधिनियम 1911 और 1949 फ्रेज क्या होता है, 1946 को विदेशी
अधिनियम क्यों कहा जाता है? संसद अधिनियम 1911, 1949 यूनाइटेड किंगडम की संसद के 2 अधिनियम है जो यूनाइटेड किंगडम संविधान का हिस्सा है। संसद अधिनियम 1949 की धारा 2 ब्रैकेट में 2 में प्रावधान है दोनों अधिनियमों को एक माना जाएगा। तो उसकी हिस्सेदारी कितनी है भाई? 1949 अधिनियम किसका है? संसद अधिनियम 1911 भी अंग्रेजों का है, संसद अधिनियम 1949 भी अंग्रेजों का है। यही आपका गुलामी का कारण है। ये चीज कोई कुछ भी कहे, ये आपको हमने बता दिया। ऐसे फ्रेज क्या होता है आप अच्छी तरह से ये भी देखो, संविधान फ्रेज से बना, ये कौन सी भाषा है, इसको क्या कहा जाता है? संसद अधिनियम 1911 और 1949 में ब्रिटिश सरकार की हिस्सेदारी कितनी थी? सारी 100 की 100% उनकी थी। इन्हें बनाया लिखाया नहीं, लेकिन जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने, यूनाइटेड किंगडम ने कहा, क्योंकि 1935 में ही बना चुके थे, वो 35 में ही बना चुके थे। 1911 तो उन्होंने अपना संसद उठाया था और अपने संसद से 1935 में सब कुछ लगा दिए थे। तो ये हिस्सेदारी ज़्यादा अंग्रेजों की थी संविधान पे। अब जो हम कहे वैसे होगा, उसमें ही हम ऐसे गैर संवैधानिक बना दिए। तो साथियों, भारत का संविधान फ्रेंच 1940 भारत के विदेशी अधिनियम के क्यों कहा जाता है? और ये सवाल मेरे से कई बार पूछते। हम आज माननीय मुख्यमंत्री, सभी मुख्यमंत्री प्रदेशों के, माननीय सभी महामहिम राज्यपालों से, महोदय जी से, माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, क्या ये सही है या गलत है? अब भारत का संविधान फ्रेंच 1940 भारत विदेशी अधिनियम क्यों कहा जाता है? और ये हमारे जवान भी पूछना चाह रहे हैं। भारत अधिनियम संख्या 31 1940 विदेशी अधिनियम भारत किस लिए कहा जाता है? जस्ट एक्ट का अर्थ क्या है? एवं भारत में विदेशी कानून किस किस संस्थाओं पर लागू किया गया है? क्या अंग्रेजों का ब्रिटिश सरकार को अस्थायी सरकार शपथ किस तारीख को दिया था? तो ये हम कुछ जानना चाहते हैं, कल बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। आज हमारा समय भी हो गया। अब आप गुलाम क्यों बने, किसने बनाए, क्या बना, शुरू से उठाओ आप लोग। और बहुत सी बहन और होमगार्ड जवान बेटी ये पूछना चाहते हैं कि हम गुलाम कैसे बने, तो ये उनके बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हैं। धन्यवाद साथियों। मैं आशा करता हूँ ध्यान से सुनोगा, औरों को बताओगे।